हाय फ्रेंड्स, यू वाचिंग डिफेंसिव ऑफेंस। आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फौरी तौर पे फिर आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों। आज 5 अगस्त 2020 है और आज ही के दिन पिछले साल 370 और 35A अमित शाह जी ने पार्लियामेंट की स्वीकृति लेकर उसको हटा दिया। तो उसके पहले काफ़ी लोग, ख़ासतौर से जो कश्मीर की पॉलिटिकल लॉबी है, 2 ख़ास ख़ानदान हैं, अब्दुल्ला ख़ानदान और मुफ्ती ख़ानदान, इन लोगों ने बहुत बोला कि साहब खून की नदियाँ बहेंगी और तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज तक तो मैंने यही सुना था कि लाशों को कंधा देते हैं, तिरंगा तो फहराया जाता है। खैर, इनका जो माइंडसेट है, इनकी जो बुद्धि है, उसके बारे में क्या कहा जाए। बड़े बड़े लोगों ने बोला कि हिम्मत है तो हटा के दिखाओ, हटा के दिखा दिया। बोला साहब बारूद के ढेर पे हिंदुस्तान बैठा है, 370 हट गया तो आग लग जाएगी, हिंदुस्तान की गलियों में खून की नदियां बहेंगी। कहां बही नदियां? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और 1989 में जो टेररिज्म, जो आतंकवाद, जो दहशतगर्दी कश्मीर में शुरू हुई थी, 1989 से आज तक, ये 2020 है, 5 अगस्त को हम बैठे हैं, 2020 तक सबसे जो पीसफुल पिछला 1 साल रहा है, सबसे शांतिपूर्ण, जिसमें अमन रहा है, वो सबसे ज़्यादा इसमें रहा है। हड़तालें ना के बराबर हुई हैं। जो लॉकडाउन है वो पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, कश्मीर में क्या अलग चल रहा है लॉकडाउन। और हाँ, कश्मीर में 2G सर्विसेज बरहम कर दी गई हैं। पहले इंटरनेट ब्लॉक था, वो सब जानते हैं क्यों ब्लॉक था, क्योंकि आतंकवादी मोबाइल फ़ोन्स पे, इंटरनेट पे ही अपना जहर फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, पत्थरबाजों को इकट्ठा करते हैं, ये सब। तो हम सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम सरकार से ये अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी 4G जो है उसको फिर से पूरी तरीके से, जैसे पूरे मुल्क में है, कश्मीर में भी 4G बहाल करा जाए। पाकिस्तान ने झूठ भी बहुत बोला, ये हमारे टीवी चैनल पे आके वही पाकिस्तानी फिर झूठ बोल देते हैं कि साहब कश्मीर में कर्फ्यू है। अब पता नहीं कौन सी किताब का कर्फ्यू है, मुझे तो नहीं पता। मैं गया था 370 के हटने के बाद, मैं 3 बार कश्मीर जा चुका हूं और मुझे जैसे ही हम निकलते हैं एयरपोर्ट से, बडगाम एयरपोर्ट से, जो कि श्रीनगर के एयरपोर्ट लोग बोलते हैं, जो बडगाम में है, वहाँ से सीधा जाके जैसे अब राइट मुड़ते हैं, मैंने तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम फेस कर रखे। तो हो सकता है पाकिस्तानियों के दिमाग में कुछ बात हो, क्योंकि आपको एक जो मौजू है, एक आपको एक नैरेटिव आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपने बच्चों के दिमाग में, अपने पाकिस्तान में 3 नस्लें चली गई ना, यही झूठ बोलते बोलते कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो खैर, बारूद के ढेर पे है, खून की नदियाँ बहेंगी, तिरंगे को कोट अनकोट कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। ये महबूबा मुफ्ती के डायलॉग और ये फारूक अब्दुल्ला के डायलॉग और ये सब बड़े बड़े जो 30 मार खान थे, और वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट भी थे कश्मीर में, वो कहाँ हैं आज? लोग कहाँ हैं? ये हुआ क्यों? मैं पहले लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं साहब कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था इसलिए बीजेपी ने कर दिया, मोदी ने वादा करा था इसलिए मोदी ने कर दिया। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि इस देश में जब भी अन्याय हुआ है और लोगों को लगा है कि अन्याय हुआ है, लोग इस देश के, खासतौर से इस देश की मिडिल क्लास सड़क पे उतर के आई है। प्लैकार्ड्स लेके, मोमबत्तियां लेके, नारेबाजी करके लोग सड़क पे आए हैं। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं। लेकिन 370 हटा, क्या कोई सड़क पे आया? नहीं। मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने हटाने का एक और कारण था। ठीक है, उन्होंने वादा करा, बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस चीज़ का भी था कि उनको पता था कि पूरा देश इस चीज़ को सपोर्ट करेगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो इससे परेशान हैं, कश्मीर घाटी में परेशान रहें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो परेशान है तो हैं, जिसको पाकिस्तान जाना जा सकता है हमारी तरफ से। आई एम विलिंग टू फंड अ 1 वे टिकट इफ दे प्रॉमिस नॉट टू कम बैक। परेशानी ये है कि आपने लोगों के दिमाग में जहर फैलाया। अब ये क्यों फैलाया जहर? पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात बताता हूं। 370 अगर हट गया तो उससे हुआ क्या? 35 से हट गया तो हुआ क्या? जो लोग कह रहे थे साहब कि भारत से लोग आएंगे और जमीनें खरीद लेंगे कश्मीरियों की, मैं पूछना चाहता हूं कितनी एकड़ जमीन खरीदी? जरा कोई ब्यौरा तो दे हमें कि साहब इतने एकड़ जमीन खरीदी है। मैं इसके फायदे नुकसान में नहीं जाऊंगा कि 370 का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो पार्लियामेंट में डिबेट हो चुकी है, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक में केस फाइल करे, दुनिया भर की बातें हुई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं इन पॉलिटिकल पार्टीज को, जो इतना हो हल्ला कह रहे थे, कि कर रहे थे हो हल्ला कि साहब खून की नदियां बहेंगी वगैरह, वो हैं कहां पे आजकल? अच्छा,
उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान आया है कि जब तक वापस 370 और 35 से नहीं लगाया जाता है, वापस नहीं लाया जाता है इसको, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब ये बड़ा हास्यप्रद बयान है, बड़ा इट्स अ वेरी फनी स्टेटमेंट। और क्यों फनी है मैं समझाता हूं। देखिए, इनको ये बात पता लग गई, ये तभी तक पावर में थे जब से 370 और 35 जब तक था तब तक ये लोग पावर में थे, क्योंकि इन्होंने लोगों के दिमाग में डाल रखा था तुम भारत से अलग हो, तुम्हारे अलग हक हैं, तुम्हारा झंडा अलग है, तुम्हारा संविधान अलग है, तुम्हारा रणबीर पीनल कोड चलता ना कश्मीर में, तो था 4 अगस्त 2019 तक रणबीर पीनल कोड चलता था। 4 अगस्त तक पिछले साल वो हट गया, तो इनका पीनल कोड अलग, कॉन्स्टिट्यूशन अलग। एक कश्मीर को 70 साल से यह बताया जा रहा था कि तुम अलग हो, तुम्हारा भारत से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर तुम एक कोट अनकोट आज़ाद मुल्क बन गए तो तुम दुनिया में सबसे अमीर मुल्क होगे, तुम सबको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, जो तुम्हारे सेब हैं उसको खा के सबकी बॉडी बन जाएगी, पता नहीं क्या क्या स्टोरीज, तुम्हारे चक्कर में न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा कश्मीर। ये कश्मीरियों को बताया गया था शुरू से, अब उनकी भी गलती नहीं है। मैं आम कश्मीरियों को दोषी नहीं मानता, ये 2 परिवार हैं जिनको मैं दोषी मानता हूँ। आप इनके स्टेटमेंट्स हैं, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं इनके स्टेटमेंट्स बोलता हूँ कि इनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। खून बह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो गया और क्या कर लिया इन लोगों ने और क्या कर पाएंगे ये लोग? ये कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस डिसीजन के पीछे 130 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हुए हैं और आप 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खिलाफ नहीं जा सकते, आप कितना भी दम लगा लें। ये बात कश्मीर की जो है, जो कुछ लोगों ने, कुछ खानदानों ने पूरे कश्मीर पर राज करा, कैसे? कितने परसेंटेज वोटिंग होती थी जब ये अब्दुल्ला और मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनते थे? सिंगल डिजिट में। लेकिन ये बने क्यों? नई दिल्ली की खोपड़ी पे पिस्तौल रखी, पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, आग लग जाएगी, बम धमाके हो जाएंगे, कत्लो गारत हो जाएगी, खून बहेगा, बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतें विधवा हो जाएंगी। ये इन्होंने एक पट्टी पढ़ाई नई दिल्ली को। नई दिल्ली में लोग इनसे भयभीत रहे। सेपरेटिस्ट्स की बात करते हैं, जो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। हुर्रियत को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने जो पैसा दिया तो दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया हुर्रियत को। क्यों? बोला कि साहब जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती है ना, अगर सीटी होगी तो सीटी बचती रहेगी, तो उसमें से अंदर से जो प्रेशर है वो कम होता रहेगा और प्रेशर कुकर फटेगा नहीं। यानी कि हुर्रियत सॉफ्ट सेपरेटिज्म करता रहे, एक बड़ी हल्की फुल्की आज़ादी की मांग करता रहे, जिससे कि लोगों की वहाँ पे जो हैं, जो आज़ादी पसंद, कोट अनकोट आज़ादी पसंद जो लोग हैं, उनकी उम्मीदों पर भी वो खरा उतरता रहे और लोगों के अंदर से प्रेशर निकलता रहे, तो कोई बम धमाका नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बोला प्रेशर कुकर फटता है तो फटे, फटता है फटे, देखते हैं क्या करते हो, देखते हैं कहाँ खून बहाते हो, हम भी तो देखें। जो इन दोनों खानदानों ने और हुर्रियत ने जो पिस्तौल सर पे रख रखी थी नई दिल्ली के कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेसिकली मोदी सरकार ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि देखो पिस्टल तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम्हें ट्रिगर दबाना है दबाओ, लेकिन हम अपना सर यहां से नहीं हटाएंगे। तुम्हें सर पे गोली मारनी है ना तो मार के देखो जरा। दे कॉल्ड द ब्लफ, दे कॉल्ड द ब्लफ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन लगभग साफ हो गई है, लश्कर तैयबा को रोज जूते पड़ते हैं, रोज उनकी लाशें निकलती हैं। फिर यह बात हुई है 370 से। जो लोग कहते हैं कि साहब 370 हटने से बोला था कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अरे होते होते जाता है। तुम लोगों ने 30 साल लगा दिए इस बबूल के पेड़ को बोने में, अब उसको काटने में वक्त तो लगेगा। कि ऐसा कि आपने 370 हटा दी और अचानक तो दवाई से इंसान ठीक नहीं होता। एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, वो भी 3, 5, 7 दिन का कोर्स देता है डॉक्टर, तब जाके ठीक होती है। कैंसर हो गया, कीमोथेरेपी में महीनों दर महीनों लग जाते हैं। हर क्योर में, हर इलाज में वक्त लगता है। इलाज हो रहा है, ये हो जाएगा ठीक। बेसिकली 370-35A से 3 फायदे हुए। पहली चीज, जिन लोगों की बंटवारे पे दुकान चल रही थी, सेपरेटिज्म पे, अलगाववाद पे दुकानें चल रही थी, उनकी दुकानें बंद हो गई। अचानक बंद हो गई दुकानें। अब वो दुकानें कभी नहीं खुलेंगी। मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में, कोई कुछ बोले। महबूबा मुफ्ती ने तो खैर मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया है, कोई बात नहीं, वो अपनी बेटी से करवाती है ट्वीट। उसकी बेटी कौन से नेशनल मीडिया में इंटरव्यू दे, वो अगले 50 साल तक इंटरव्यू दे। महबूबा मुफ्ती कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी कश्मीर की, मैं आज आपको बता रहा हूं।
अब्दुल्ला परिवार का नहीं बनेगा मुख्यमंत्री कोई भी। इनकी कहानी खत्म हो चुकी है और ये इनको समझना पड़ेगा कि इनकी कहानी खत्म हो गई। अभी भी जो है ना, जैसे पुराने एक ज़माने में होते थे कुछ नवाब वगैरह या राजे वगैरह जो होते थे, जो जिनके दिमाग में था कि अभी तक हम बोलेंगे कोई है तो कोई ना कोई जवाब देगा। अब वो खंडर वाला महल है, आप बोलेंगे कोई है, वहाँ पे नौकर वोकर कोई नहीं है, जवाब कोई वहाँ पे स्लेव नहीं है जो बोले कि जी हुजूर आदाब बजा लाता हूँ, बताइए। वो नहीं है कोई, देयर इज नोबडी देयर। आप अपने पैलेस में चिल्लाते रहिए, वहां पे कोई आपको सुनने वाला नहीं। आपका इतिहास, आपका मुस्तकबिल, आपका आज, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर, पॉलिटिकल करियर सब साफ हो गया। क्योंकि आपका पॉलिटिकल करियर था किस पे बेस्ड? कब आए ये लोग और इन्होंने बोला कि हम पार्लियामेंट के पास आ रहे हैं? कब आए? मैं मुफ्ती और अब्दुल्ला दोनों खानदानों की बात कर रहा हूं। ये कब आए दिल्ली में और इन्होंने हल्ला करा यहां पे प्राइम मिनिस्टर के सामने कि सर आप एक बात बताएं हमें, कश्मीर में सड़कें खराब हैं, कश्मीर में बच्चे के पास पीने को पानी नहीं है साफ, कश्मीर में जो सेब उगाता है, जो एप्पल वाला है, एप्पल ऑर्चर्ड वाला है, उसको सही दाम नहीं मिल रहे, जो केसर उगाता है, जो डल झील में हाउस बोट चलाता है, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वहां पे वायलेंस बहुत है। इन्होंने कुछ नहीं बोला। इन्होंने आज तक वो मांग करी ही नहीं। इन्होंने 70 साल निकाल दी, इन्होंने कभी वो मांग नहीं करी। क्यों? क्योंकि अगर कश्मीर में अमन हो जाए तो फिर इनको कौन पूछेगा? भाई इनका जो वर्चस्व था वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि वर्चस्व इनका खत्म हो गया। इनका जो ओवरऑल जो सोवरेनिटी, ओवरऑल पावर था कश्मीर के ऊपर, वो तो कश्मीर घाटी के ऊपर था। जम्मू में तो पीपल आर इन अ माइनॉरिटी, वरना जम्मू वाले इनको पूछते नहीं। ठीक बात है। लद्दाख वाले इनको पूछते नहीं, वो तो खुश हैं। 370-35 से हटा, वो तो सड़कों पे आके मिठाइयां बांट रहे हैं लद्दाख वाले। उनके लद्दाख के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी स्पीच सभी ने सुनी है। क्या शानदार गजब की स्पीच दी है। वो बीजेपी का, ही इज अ यंगस्टर बट ही हैज गिवन अ वेरी गुड स्पीच। नाउ सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं इसमें हुआ क्या, जो पिछले साल स्पीच दी थी, विच वॉज वेरी वेल रिसीव्ड। इनका एक चीज हो गई, ये जो मातम छाया हुआ है, या कुछ लोगों में छाया हुआ है कश्मीर घाटी में, जो लोग अभी तक इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि पिक्चर खत्म हो गई है, अब घर जाओ। ये अभी भी बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, सोच रहे हैं दोबारा पिक्चर शुरू होगी। पिक्चर नहीं शुरू होगी भाई, वो पिक्चर खत्म होगी, तुम घर जाओ। अगली शो के तुम्हारे पास टिकट नहीं है ना, तुम्हारे पास कभी टिकट आएंगे अगले शो के। गेट यूज्ड टू इट, ये नई रियलिटी है। पहली चीज तो ये कश्मीर की जहां तक बात है, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज की, इन्होंने खूब खून बहाया है, इन्होंने पत्थरबाजी करवाई है। मैं चाहता हूं लोग इन्वेस्टिगेट करें। जो मेजर लितुल गोगोई का जो केस, वो गाड़ी के ऊपर बैठा के घुमाने वाला, अप्रैल का महीना था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अप्रैल के महीने में जो लितुल गोगोई का बड़ा केस हुआ था और लोगों ने बड़ा हाई हल्ला करा था, हल्ला काटा था ना बड़ा उसका चक्कर में, गोगोई के चक्कर में। वो पत्थरबाजी किसने करवाई थी? जरा इन्वेस्टिगेट तो करें। मैं आपको आज बता रहा हूं, मुझे पता है किसने करवाई थी, और वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने नहीं करवाई थी, वो कश्मीर की एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने करवाई थी। इन लोगों ने पत्थरबाजों को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करा है, ब्लैकमेल करने के लिए दिल्ली को, कि साहब हम ब्लैकमेल करेंगे दिल्ली को और दिल्ली झुकेगा, क्योंकि हम बोलेंगे साहब खून की नदियां, कश्मीर, एटम बम, पाकिस्तान के साथ लड़ाई, ये सब ड्रामा। क्या लड़ाई पाकिस्तान के साथ? कौन सा एटम बम फट गया भाई? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, चुपचाप बैठे हैं ना। ये 370 अगर ये 30 साल पहले हटा देते तब कुछ नहीं होना था, फिर भी चुपचाप बैठे रहते। और जिसको साहब अगर ये निशाने पाकिस्तान देना चाहते हैं गिलानी को, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज उसके नाम से करना चाहते हैं, करें। ये लोग कर सकते हैं। इन्होंने अपने बड़े बड़े लोग थे जो इनके एक्चुअल हीरोज थे, उनके नाम पे तो इन्होंने कुछ करा नहीं। वही गिलानी, वही मीरवाइज, वही टूटे फूटे इनके हथियार जो बिना किसी काम के हैं। और गिलानी को देखो, गिलानी को ये अवार्ड क्यों दे रहे हैं मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे भी एक कहानी है। जो निशाने पाकिस्तान दे रहे हैं ना गिलानी को, ये क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं साहब क्योंकि गिलानी को हटाया भी इन्हीं लोगों ने। इनके फ़ोन कॉल पर ही गिलानी ने हुर्रियत से रिज़ाइन करा। चेयरमैनशिप वो पहले छोड़ चुका था, लेकिन हुर्रियत से उसने रिज़ाइन कर दिया और सारे अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए। लेकिन भाई पिछले 30-35 साल में गिलानी को बहुत कुछ पता है पाकिस्तानियों के बारे में। गिलानी के पास बहुत सीक्रेट्स हैं, और क्योंकि गिलानी के पास सीक्रेट्स हैं
तो पाकिस्तान को अब खुश तो करना है उसको। देखो, या तो उसको एलिमिनेट करवा दे पाकिस्तान किसी टेररिस्ट संगठन को बोल के, जैश वैश को बोल के कि निपटा उसको। पर अगर वो नहीं करना चाहते, कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, तो उसको निशान पाकिस्तान दे दिया। अब देखिए उसके नाम पे एक स्टैंप भी आ जाएगा। जब बुरहान के नाम पे एक स्टैंप आया था, उसी के नाम पे एक स्टैंप आ जाएगा। एक यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। अब वो 90 साल के ऊपर हो चुका है, बल्ब उसका फ्यूज़ होने वाला है, किसी वक्त फ्यूज़ हो जाएगा उसका बल्ब। तो ठीक है, अब चुपचाप रहेगा, वो खुश हो जाएगा कि साहब मैं देखिए पाकिस्तान में अमर हो गया। अगर हिंदुस्तान में लोग गालियाँ देते हैं मुझे, तो क्या हुआ पाकिस्तान में? वो महबूल वतन तो वहीं का है ना, पाकिस्तान का। तो अब ये स्टोरी है गिलानी की। और ये सब, अब देखिए यासीन मलिक एक बहुत बड़ा तीरंदाज है कश्मीर का, जिसको यहाँ की लेफ्ट लिबरल लॉबी, द सो कॉल्ड खान मार्केट गैंग, इनको बड़ा बुलाते थे। तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। यासीन मलिक को बोलते थे कि यासीन मलिक आप आएँ यहाँ पे और हमें गाली दें, यानी कि इंडिया को गाली दें दिल्ली में बैठ के। तो फिर ये अपनी शिफॉन की साड़ी और पर्ल वर्ल पहन के, और जो लोग थे आदमी अपना सूट वूट पहन के जाएंगे, टाई शाई लगा के अपने लोग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम हिज एक्सलेंसी द वन एंड ओनली यासीन मलिक। फिर यासीन मलिक बात करेंगे साहब कि इंडियन आर्मी ने क्या तशद्दुद करी और हम लोग कितनी तरीके से जूझ रहे हैं इनसे। ये सब अपना वो झूठ बोलेगा। और ये लोग जो कभी डल लेक के आगे नहीं गए, दिल्ली के जो खोखले लोग हैं यहाँ के, वो बैठ के ताली बजाएंगे कि साहब बहुत बढ़िया, देखो हमें क्या गाली दी इसने। मिशाल मलिक उसकी वाइफ है। मिशाल मलिक का कन्यादान करा था आईएसआई ने। मिशाल मलिक इज एन आईएसआई एसेट। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है, 5 स्टार होटल है लाहौर का, जो लाहौर का वन ऑफ द बिगेस्ट होटल्स हैं उसमें उसका नाम शुमार है, पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर। उसकी कॉफ़ी शॉप में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, मिशाल मलिक का इंट्रोडक्शन हुआ था यासीन मलिक से। और फिर इन दोनों का निकाह हुआ, इनकी शादी हुई, वो कश्मीर आई और वो इसकी हैंडलर है। अच्छा, जब इन यासीन की मिशाल के साथ शादी हुई तो कौन नहीं आया? कौन सी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी का हेड, उनके एमपी एमएनए जो भी इनके होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह वगैरह, कौन नहीं आया? सब कुछ वहाँ पे थे। क्योंकि भाई कश्मीरी कोट अनकोट फ्रीडम फाइटर की शादी है साहब, तो आपको अटेंडेंस तो मार्क करनी है। वो कहाँ गए वो लोग? वो खुद जेल में पड़े हुए हैं। और ये कहाँ है? इज गॉन। 370-35 से हटने के बाद सब साफ हो गया। गिलानी की चूं तक नहीं निकली। ये कहां पे हैं? ये मीरवाइज कहां पे आजकल? 1 साल से क्या गला खराब हो गया मीरवाइज का? बड़े बड़े खुतबे पढ़ता था साहब ये मस्जिद में जाके कि ये कर दो वो। कहां है वो? सब गायब हो गए। कहां हैं ये लोग? तो ये फायदा हुआ है। जो लोग कहते हैं ना कि 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, 100% कॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा हुआ हटा। अब कश्मीर में यार ये बाकी इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स, हमारे यहाँ लोगों को हिंदुस्तान में कुछ एक लॉबी है जिसका बड़ा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं जो बात कर रहा हूँ, आई एम एक्सरसाइजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए एंड देयर शुड बी नो लिमिट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट अगर आपकी स्पीच वायलेंस इंसाइट करे, अगर आपकी स्पीच से किसी को नुकसान हो, किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंचे, राइट, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच करें, आपको मोदी को क्वेश्चन करना है 10 बार करें। मैं कई बार बोल चुका हूं, सिर्फ आपका हक नहीं है, आपका फर्ज भी है टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। बट एक बात ध्यान रखिएगा, पीपल हैव बीन इनकरेज्ड बाय न्यू दिल्ली इन द पास्ट, पीपल हु वर गिल्टी ऑफ किलिंग डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, दे वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ। उनको इनकरेज करा गया, उनको दिल्ली में बुलाया गया, उनको हार माला फूल पहनाए गए, उनको बड़े बड़े खाने, उनके लिए दावतें, दस्तरखान उनके लिए पेश करा गया, उनका ऐसे स्वागत करा गया कि जैसे ये खान मार्केट का दामाद आ रहा होगा। दे वर ट्रीटेड लाइक वीआईपीज। कॉन्वॉय देखते साहब गिलानी की, गिलानी जा रहे हैं अपना इलाज करवाने फोर्टिस गुड़गांव में। अब देखिए साहब 4 गाड़ियां चल रही हैं आगे पीछे पुलिस के कमांडो, गिलानी प्रेसिडेंशियल स्वीट में जा रहा है अपना इलाज करवाने के लिए फोर्टिस गुड़गांव का। 2 से लेकर 3 लाख रुपए एक रात का उसका किराया। कौन कौन से 5 स्टार होटल में गिलानी का ऑन्टोराज रह रहा है? उसके पैसे कौन देता था? भारत सरकार ने दिए हैं। गिलानी को हमने पाला, गिलानी कुछ भी नहीं था। गिलानी को पहले मसल देते पिस्सू की तरह तो खत्म हो जाता गिलानी। इसको पाल के सर पे बैठाया फालतू में। अब औकात दिखिए गिलानी को, तो बड़ा कहता है कि मैं अब मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद तो तुमने पूरे कश्मीर के एक पूरे नस्ल की खत्म कर दी, तुम्हारी उम्मीद कहाँ होगी? कोई पूछे ना गिलानी से और ये सैयद सलाउद्दीन से और इन सब से कि तुम्हारे बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं। हम इस पर कई वीडियोस कर चुके हैं, पर फिर बोलना ज़रूरी है, तुम्हारे बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं। गिलानी ने अपने बेटे को क्यों नहीं बोला कि तुम जाके पत्थरबाजी करो?
उसने क्यों नहीं बोला कि तुम बेटा, तुम हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन करोगे और तुम लड़ते लड़ते शहीद हो जाओ? क्यों? गिलानी के पोते पोतियां कहां हैं? कहां पे हूं आजकल? करोड़ों रुपए की जायदादों पे बैठे हैं। खिड़की एक्सटेंशन नई दिल्ली, ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, जीके पार्ट 2 नई दिल्ली। साहब मैं तो नोएडा में इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरी औकात नहीं है दिल्ली में घर खरीदने की, मेरे पास पैसे नहीं है दिल्ली में घर खरीदने के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साहब ये लोगों के कहां से, गिलानी की पेंशन कितनी है? एमएलए था गिलानी, 50-60 हजार रुपए से ज्यादा गिलानी की पेंशन नहीं है पर मंथ। कैसे गिलानी के बच्चों के पास इतना पैसा आया कि 40 से लेकर 50 करोड़ रुपए की कोठी उन्होंने खड़ी कर दी? और एक नहीं, दसियों कोठियां। कहां से पैसा आया? तो मैं चाहता हूं मेरे कश्मीरी भाई बहन, आज पहली सालगिरह है और आज है यौम आज़ादी कश्मीर की। एक तो 15 अगस्त है, आज भी यौम आज़ादी है क्योंकि आपकी बेड़ियां कटी हैं। आप जरा पूछिए, और ये बात बार बार पूछिए गिलानी से कि तुम्हारे बच्चे कहां पे हैं, तुम्हारे पोते पोतियां कहां पे? गिलानी ने फरमान दिया सारे स्कूलों में आग लगा दो कश्मीर के, लेकिन डीपीएस श्रीनगर को छोड़ देना। भाई डीपीएस श्रीनगर को क्यों छोड़ देना? क्योंकि उसकी पोती पड़ती है वहां पे। छोड़ देना डीपीएस श्रीनगर को, बाकी पूरे कश्मीर में आग लगा दो, कोई बात नहीं, सारे स्कूल बंद करवा दो। उसने लगवाई भी, 15-20 स्कूलों को आग भी लगवाई इसने। फिर लोग पूछे ना इनसे, इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर सो कॉल्ड बनता है ये कुछ नहीं है। इन लोगों का एक बिजनेस था, इन्होंने धंधा करा, इनका शटर डाउन हो गया, इनके शटर पे ताले लग गए, 370-35 से हट गया। वेरी गुड। वैभव, इन लोगों ने बोला कि साहब ये क्विंट और स्क्विंट और कौन कौन से हैं ये, वायर फायर, ये सब, कि साहब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारी ख़त्म कर दी गई हैं और हमें कश्मीर जाने से रोक रहे हैं। किसने रोका वैभव? आप गए थे वहाँ पे? रूह कश्मीर आपने पूरे डॉक्यूमेंट्री 1 घंटे की शूट करी थी कश्मीर में, 1 महीना रहे। मोटरसाइकिल पे आपने साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर पूरा JNK, अर्स्टवाइल JNK स्टेट मुझे कहना चाहिए, इंक्लूडिंग लद्दाख, आप पूरा घूमे। आपको किसी ने रोका? कभी किसी ने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हैं, ये कैमरा लेके क्या कर रहे हैं? फिर इनको किसने रोका? ये वायर और क्विंट वगैरह इन सबको हु स्टॉप देम? नोबडी स्टॉप देम, नोबडी स्टॉप देम। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, फॉरेन जर्नलिस्ट वहां पे नहीं जाते, ठीक है, इनका बड़ा इल्जाम है कि साहब फॉरेन जर्नलिस्ट नहीं जाते। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, छोटा सा मेरा सवाल है, कौन से इंडियन टीवी पे आपने देख लिया कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट इंडिया को गाली नहीं देता रात के 9 बजे? छोड़िए ना अल जजीरा को, BBC, अब घर की बात करते हैं। मैं रिपब्लिक टीवी से ताल्लुक रखता हूं, जब भी कश्मीर पे डिबेट होती है आप देखेंगे 2-3 पैनलिस्ट्स कश्मीर के, आर्मी के खिलाफ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ। और क्यों नहीं, उनका हक है बोलने का, बिल्कुल बोलें साहब। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती, मुझे उनकी बातें पसंद नहीं है, लेकिन मेरी पसंद या नापसंद इनकॉन्सिक्वेंशियल है यार। दैट राइट दे आर एक्सरसाइजिंग हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हु द हेल इज मेजर गौरव आर्य टू से कि नहीं तुम नहीं बोलोगे? तुम बोलो, मैं आपको काउंटर करने की कोशिश करता हूं, वो मुझे काउंटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जितने भी मैंने ये वेब में और ये अखबार वालों के नाम मैंने लिया, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं भाई कि जब ये लोग, ये जितने भी कश्मीरी पैनलिस्ट आते हैं, जब ये हर रात 9 बजे ये सवाल पूछ सकते हैं, कश्मीर में बैठ के सवाल पूछ सकते हैं, तो भाई तुम्हारे मुंह में दही जमा है? तुम क्यों नहीं पूछ सकते सवाल? क्योंकि तुम जाना नहीं चाहते, तुम्हें डर लगता है कश्मीर जाने में। दैट इज वाई यू डिपेंड ऑन XYZ टू रिपोर्ट फ्रॉम देयर। खुद जाओ ना यहां से, दिल्ली में बैठ के क्या बकवास कर रहे हो? जाओ कश्मीर, जाओ कश्मीर, बात करो, लोगों से मिलो। वैभव, आप तो किसी मीडिया हाउस से आपका लेना देना नहीं है, आपने तो अपनी जेब से पैसा निकाला, आपने एक दोस्त को बैठाया, बाइक आपने किराए पे ली और पूरे कश्मीर और लद्दाख में आप फिरते रहे। फिर ये लोग क्यों नहीं करते यार? दे शुड ऑल्सो डू इट। जाओ तो देखो तो क्या हो रहा है। बस वहाँ पे इनके जिस स्ट्रिंगर को इन्होंने पैसा दिया 20-30 हज़ार रुपये महीने के, उसने बोल दिया साहब बड़ी तशद्दुद है, उन्होंने उसी को उसने बोला, उसने वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज दिया। इन भाइयों ने वही चीज़ इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करी और अगले दिन छाप दिया। तभी इनको को पढ़ता नहीं है। नोबडी डिड। देखिए इंडिया का मूड, वैभव, हमें एक बात पता लगनी चाहिए, इंडिया का मूड हो गया चेंज और दीज पीपल आर कॉट इन अ टाइम बबल। ये जितने भी लोग हैं ना, दे आर कॉट इन अ टाइम बबल। वो एक लुटियंस खान मार्केट का टाइम बबल की एक वो दिन सुनहरे थे जब नवाब साहब कहते थे कि कोई है, जैसा मैंने बताया था ना, दे आर ऑल्सो कॉट इन दैट कोई है वाला टाइम बबल। नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, नोबडी इज रीडिंग देम एनी लॉन्गर।
because the mood of the people of India has changed. Whether you talk about अयोध्या, जो आज शिलान्यास हुआ है वहाँ पे, जो आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है मंदिर बनाने की, और वेदर यू टॉक अबाउट 370, ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? पॉलिटिकल एंगल इसका है कि ठीक है, नरेंद्र मोदी की डायनेमिक लीडरशिप है, पॉलिटिकल विल है, वो एक कहानी है। दूसरी चीज है कि ये 130 करोड़ लोगों की विल है भाई। इट इज नॉट जस्ट द विल ऑफ नरेंद्र मोदी, इट इज द विल ऑफ 130 करोड़ इंडियंस। लोग चाहते हैं वहां पे मंदिर बने, इसलिए मंदिर बन रहा है ना? तो वापस अगर हम 370 पे आए तो ये कहां है मीडिया वाले? ये क्यों नहीं गए वहां पे भाई? आपको किसने रोका? आप बताइए ना, आप बताइए साहब, मुझे उस बंदे ने रोका है। हम तो खूब गए, हमने खूब शूट कराए, मैं अपना क्रू लेकर गया, आप अपना क्रू लेकर गए, हम 4 लोगों को जानते हैं जो डॉक्यूमेंट्री शूट करके आए हैं, उनको तो किसी ने नहीं रोका। एक फेक नैरेटिव के साथ हमें रोका गया है। हमें रोका, तुम वीआईपी हो, कोई तुम्हें रोक रहा है? फैसिलिटेट नहीं किया गया। हाँ, ये बात ठीक है आपकी कि उनको जैसे पहले टाइम पे फैसिलिटेट करा जाता था कि साहब मीडिया वाले आए हैं तो बोला मैं कहां पे बैठूं, कह रहा नहीं साहब आप कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, आप यहां पे बैठिए सर, हमारे सर पे बैठिए, आप मीडिया के हैं। ये नहीं करा गया। और क्यों फैसिलिटेट? अपनी जेब से पैसे निकालो, अपना खुद का होटल बुक करो, अपना खुद लोकल क्रू लाओ, अपना लाइन प्रोड्यूसर लाओ अगर तुम्हें लाइन प्रोड्यूसर चाहिए, अगर तुम्हारा यहाँ वाला नहीं है या टाइप तुम्हारा नहीं हो रहा, और खुद जाके शूट करो, खुद पैसे दो। अब पुराना वाला वो नहीं हुआ ना कि साहब वो क्या नाम कहते हैं, अपना पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वाला कोई आ रहा है एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए, सर आपके गाड़ी बाहर है, सर आपका होटल है, सर डल लेक पे आपका एक होटल बुक है, सर आइए 5 स्टार होटल में आप रहिए, सर बताइए लंच में क्या करेंगे। वो सब नहीं हुआ। वाजवान खाएंगे या जो भी खाएंगे, जो उनको खाना है वो सब बंद हो गया। आप कश्मीर जाने का मूड किसी का नहीं है ना साहब। वो वाइनिंग एंड डाइनिंग का जो कल्चर है, खिलाने पिलाने सब अंदर है। खिलाने बिल्कुल ठीक बात है, खिलाने पिलाने वाले सारे अंदर हैं। अब वो बात नहीं हुई। होता था इनका कि साहब आपकी 11 बजे फ्लाइट लैंड करी है, आप आइए साहब होटल में, आप चेक इन करिए, लंच के लिए साहब आप शिकारा के ऊपर साहब आपका एक बहुत बड़ा कश्मीरी वाजवान है, तो उसमें गोश्ताबा भी है और उसमें रोगन जोश भी है और उसमें रिश्ता विस्ता सब है उसमें भैया। वैसे ये बात तो सही है कि खाना तो बड़ा टेस्टी है ही वैसे कश्मीरियों का खाना, इसमें कोई देयर इज़ नो डाउट। हमने भी खूब इन्जॉय करा है, पर लेकिन जब भी हमने इन्जॉय करा ना वैभव, हमने अपनी जेब से हमने बटुआ निकाला, हमने पैसे दिए और बड़े पोलाइटली उसको बोला है कि भाई ये खाना हमें खिला दो। उसने बोला साहब बैठिए खाइए। नहीं, यहाँ पे इनको क्या चाहिए कि साहब आदूस में जाएंगे, ये आदूस में जाएंगे खाने के लिए, तो आदूस में इनके लिए अलग से एक सेक्शन ईयरमार्क्ड है कि मीडिया वाला, और यहाँ पे फिर JNK वाला जो पब्लिक रिलेशंस वाला है, गवर्नमेंट वाला, वो आके इनको रिसीव करेगा, बोलेगा साहब आदूस में आइए, स्वागत है आपका और बैठिए, ये सब। फिर बिल नहीं देंगे, बिल सरकार देगी। अब इनको वो पसंद नहीं है ना इनको, तो जाइए खुद अपना पैसा खर्च करिए, किसने रोका? गो टू कश्मीर, गो टू कश्मीर, फाइंड आउट इफ वैभव सिंह एन इंडिविजुअल कैन डू इट, व्हाई कांट यू एज एन ऑर्गेनाइजेशन डू इट यार? किसने रोका तुम्हें? तो दुकान बंद हो गई। ये जो आंसू निकल रहे हैं, ये दुकान बंद के आंसू निकल रहे हैं कि शटर डाउन हो गया। दिल्ली में कहता ना दुकान आगे बढ़ा दी, इनकी दुकान बढ़ा दी आगे, आज के लिए बंद हो गई। तो दे आर वेरी वेरी अपसेट। हो जाए अपसेट, क्या फर्क पड़ता है। अब हम आते हैं पाकिस्तानियों पे, हमारे दोस्त, उम्मा की अजीम कौम जो कि इमदाद और ज़कात पे चलती है, ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम, इन लोगों का एक बड़ा एक रोल रहा है। इनको भी 70-72 साल से यही स्टोरी सुनाई गई है कि तुम्हारी शाहरग है कश्मीर। तो इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 72 साल से तुम्हारी शाहरग भारत के पास है तो तुम जिंदा कैसे हो भाई? शाहरग के बिना तुम जिंदा कैसे रह लिया? ये सब इनको झूठ बोला गया, आपका पानी इंडिया बंद कर देगा, और अगर इंडिया को पानी तुम्हारा बंद करना होता तो 70 साल पहले बंद कर देती। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो इनके दिमाग में। अच्छा, पाकिस्तानी आर्मी, इसमें बड़ा बढ़िया रोल है पाकिस्तानी आर्मी का। पाकिस्तानी आर्मी ने 2-3 झूठ बोले, और पाकिस्तानियों ने, जब इंसान नाउम्मीद रहता है ना, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे दोस्त है, उनका ड्राइवर है, तो वो बेचारा बड़ा परेशान, तो उसको प्रॉब्लम होती थी, पैर में उसके ना दर्द होता था, और यहाँ पे कुछ डॉक्टर ने उसको बताया होगा कि तुम ये करो, तो उसको डॉक्टर का इलाज उसने पूरा नहीं करा। डॉक्टर ने पूरा उसको इलाज बताया लंबा चौड़ा कि तुम ये करो तो ठीक हो जाएगा। मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का डॉक्टर, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से बढ़िया अस्पताल तो है नहीं इंडिया में। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ने बताया कि भाई तुम्हारा पैर का जो इलाज है वो ठीक हो जाएगा, तुम सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारा एक्सरे वगैरह सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें दवाई खाओ, ये एहतियात बरतो, यू विल बी ओके।
लेकिन उसके बड़े भाई ने ये बता दिया कि साहब ये जो है ना, ये एक बाबा हैं गांव में, तो बाबा के पास जाइए। तो बाबा के पास गए, झाड़ फूंक करके किसी तरीके से उन्होंने ऐसी चीज़ों पर विश्वास करा जिन चीज़ों पर नहीं करना चाहिए था, टोट के। मैं ये नहीं कह रहा कि आयुर्वेद ना करते, आयुर्वेद करिए, आप एलोपैथी करिए, आपको जो करना है करिए, पर हकीम वकीम के चक्कर में मत पड़ी, हकीम डुबा देगा आपको। तो इन्होंने क्या करा कि साहब बोला झाड़ फूंक कराई। मेरा कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तानी है ना, उनको उम्मीद उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। पिछली बार जो गुड न्यूज़ पाकिस्तान में आई थी 1992 में, जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था, पाकिस्तान ने जीता था, दैट वाज द लास्ट गुड न्यूज़ इन पाकिस्तान। तो इनके कभी गुड न्यूज़ तो हुआ नहीं, हर चीज़ इनकी रिटेलिएशन में हुई है। तो इसलिए आपने एक बात नोट करी वैभव, कि इंडिया ने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर का सेलिब्रेशन नहीं करा 1971 में। इन्होंने एक अभिनंदन का ऐसे करा कि पता नहीं जिन्ना ने दोबारा जन्म ले लिया। दे वर सो हैप्पी कि मोहम्मद अली जिन्ना दोबारा आ गया। तो ये पाकिस्तानी कौम का किरदार रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी ने इस किरदार का भरपूर फ़ायदा भी उठाया है। कैसे उठाया फ़ायदा? उन्होंने इस तरीके से फ़ायदा उठाया वैभव कि पाकिस्तानी आर्मी ने हर समय उनको बोला है कि तुम्हें ना ये हिंदू खा जाएगा, ये तुम्हें मार डालेगा, तो तुम मुझे पैसा दो तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि वो तो खा ही जाएगा ना तुम्हें। इन्होंने कभी इतनी, इनको बुद्धि, इतनी अकल नहीं आई कि ये अपनी फौज से पूछें कि यार उसने तो आज तक हमें अटैक नहीं करा। इन्होंने कभी नहीं पूछा कि यार इंडिया ने तो कभी हमें अटैक नहीं करा। तुम्हें पता ही नहीं है, इंडिया के अटैक को मारो गोली, वो चुपचाप बैठ के साजिशें करते हैं दिल्ली में। और साजिश बिकती बड़ी है ना, साजिश पाकिस्तान में बहुत बिकती है। इट इज़ अ सेलेबल कमोडिटी। सबसे जल्दी अगर आप पाकिस्तान में कुछ बेचना चाहें तो आप बोलें साहब आपके खिलाफ साजिश है, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। दे आर यूज्ड टू दैट सॉर्ट ऑफ कल्चर। साजिश है, यहाँ पे कोई बोलेगा साजिश है तो मैं एक बार ये ज़रूर सोचूंगा। अगर आप बोलेगा ना कि साहब आपके खिलाफ, मेजर साहब आपके खिलाफ साजिश चल रही है, मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा मैं हूँ कौन यार, मेरे खिलाफ कौन साजिश करेगा, मैं कौन सा 30 मार खान हूँ, आई एम अ नॉर्मल इंडियन सिटीजन, मैं तो एक आम आदमी हूँ। आपके खिलाफ साजिश हो उसके लिए आपका भी एक मैयार होना चाहिए ना, आपका भी एक ओहदा होना चाहिए कि आपके खिलाफ कोई साजिश हो। पाकिस्तानी कभी ये नहीं सोचते। पाकिस्तानी को आपने बोल दिया कि तुम्हारे खिलाफ साजिश है, उसने मान लिया तुम्हारे खिलाफ साजिश है। हमें साजिश करनी है, हम अमेरिका के खिलाफ करेंगे, चाइना के खिलाफ करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश क्यों करेगा? उससे हमें क्या चाहिए? बहरहाल उनके ये लाहौर का कोर कमांडर था ना, जिसने नवीद जमान, लेफ्टिनेंट जनरल नवीद जमान। तो नवीद जमान ने 300 करोड़ रुपए उड़ा लिए, वो उसी ने उड़ाए थे 300 करोड़। उसने 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ वापस करें उसने। अच्छा वो 15% के, अच्छा देखिए, अच्छा प्ली बार्गेन में देखिए अब ये ना, अच्छा मुझे लगा कि 300 करोड़ उसने, अच्छा उसने, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोर कमांडर साहब ने चोरी कर ली मोटी। ये आर्मी के जनरल हैं पाकिस्तान के, नवीद जमान साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, ये लाहौर के कोर कमांडर थे। इन्होंने चोरी वोरी कर ली। तो इन्होंने क्या करा कि कोर्ट में गए। पाकिस्तान का जो प्ली बार्गेन का लॉ है कि साहब हाँ ठीक है मैं गिल्टी हूँ, अब मैं कुछ दे के, जैसे इनके दियत के कानून होते हैं ना, वो जो CIA वाले ने 2 मार दिए तो फिर उनके घर में पैसा वैसा दे के वो फुर्र हो गया बाहर। तो अब इन्होंने क्या करा कि बोला साहब ठीक है प्ली बार्गेन हमारे लॉज हैं, 15%, यानी कि अगर किसी ने 100 रुपए की चोरी करी है तो 15 रुपए वापस देके वो बच सकता है। कोर कमांडर साहब ने 300 करोड़ रुपए वापस करे। अब आप समझ लीजिए, उन्होंने 300 करोड़ रुपए, 15% था उनकी चोरी का। ये किसने पावर दिया कोर कमांडर को इतनी चोरी करने का? किसने पावर दिया? मैं आपको बताता हूं किसने पावर दिया। ये पाकिस्तानी कौम ने पावर दिया है, क्योंकि इनके हीरोज हैं मोहम्मद बिन कासिम, इनके हीरोज हैं अब्दाली, इनके हीरोज हैं ये गजनवी और ये फलाना गाजी और फलाना मुजाहिदीन, जितने भी टूटे फूटे हथियार हैं, ये सब इनके हीरोज हैं। जब आपके हीरोज ऐसे हैं तो फिर आपको वैसे ही मिलेंगे कोर कमांडर जो प्ली बार्गेन में 300 करोड़ रुपए देते हैं। आपकी जेब काटी गई है, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आप इसी लायक हैं कि आपकी बार बार जेब काटी जाए। और कोई ना कोई जर्नल आएगा जो आपको बोलेगा कि हिंदू खा जाएगा, आप बोलेंगे साजिश हो रही है, फिर बोलेंगे लो 300 करोड़ अंदर। तो ये हमने आसिम बाजवा साहब की पोल खोली तो काफ़ी पाकिस्तानियों ने सपोर्ट भी करा। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको ये पता था कि सच है। अब हम बताते हैं कि ये नवीद जमान साहब ने क्या करा कि पैसे कर लिए चोरी। तो कोर्ट ने बोला कि तुम चोर हो, तुम पैसे वापस करो। कि जी जनाब। कितने? 15%। तो ही रिटर्न 300 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी करेंसी में, 300 करोड़ वापस कर दिए भाई ने। अब वो छूट गए, फारिग हो गए, रफा दफा हो गए। यही कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ ने भी करा। कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ ने क्या करा? हिंदू खा जाएगा, हिंदू खा जाएगा, इंडिया अटैक कर देगा, न्यूक्लियर बम मार देगा, तीसरी जंग अजीम हो जाएगी, 3rd वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध,
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया भाई ने, अब वो गायब है। आज ही से 1 साल पहले जब रिवोक हुआ था, एब्रोगेट हुआ था 370 और 35A, उसी के चलते तो उसको एक्सटेंशन मिला, जावेद बाजवा को। कौन से हिंदू ने अटैक कर दिया, कौन सा हिंदू खा गया भाई तुम्हें? बट ठीक है, जावेद बाजवा साहब ने 10-15 अपने कॉर्नर प्लॉट बना लिया। जब उनको और पैसा चाहिए होगा, अपनी फौज के पैसे बढ़वाने होंगे, तो कहां से पैसा आएगा? आपके बच्चों का पेट काट के आएगा, आपके बच्चों की तालीम काट के आएगा। वो फिर बोलेंगे हिंदू खा जाएगा तुम्हें, फिर आप चकमे में आ जाएंगे, फिर आप बेवकूफ बन जाएंगे। एक बार जैसे आप 72 साल से बनते आए हैं, एक बार और सही। हर एक आर्मी चीफ पाकिस्तान का थोड़ा सा एक जेंटलमैन रहा। जहांगीर करामत, जनरल जहांगीर करामत, ही वॉज अ जेंटलमैन। अपार्ट फ्रॉम दैट, सब ने बोला है। आपका कमर जावेद बाजवा से पहले आपका आप देखेंगे जितने भी इनके आर्मी चीफ थे, सब ने यही बोला है। रहील शरीफ तो साहब वो तो ठेका ही करने चला गया, वो सऊदी अरेबिया, वो तो बड़ा आदमी है, हम मर्सनरी हैं। मुशर्रफ ने एडमिट करा है ऑन रिकॉर्ड। एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। मुशर्रफ के घर में कुछ गेस्ट आए हैं, वो लोग खाना वाना खा रहे हैं। when he was the president of Pakistan or the army chief, both actually, तो वो अपने प्रेसिडेंट हाउस में या कहीं आर्मी चीफ के घर में खाना खा रहा है, कांटे छुरी से। बड़ा सोफिस्टिकेटेड डिनर टाइप का चल रहा है वहाँ पे, गेस्ट उसके खा रहे हैं। और फिर उसने बताया कि 4 वजूहात थी। ये 4 किस्म के लोग थे जो अफगानिस्तान में घुसे। और वो कौन थे 4 किस्म के लोग? वो 4 किस्म के लोग में अलग कहीं मुजाहिदीन भी थे, कुछ और भी थे, किसी और तंजीम से उनका ताल्लुक था। लेकिन चौथे नंबर पे उन्होंने ये बताया कि साहब SSG जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, जिसका मैं खुद मेंबर रह चुका हूं, यानी कि मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि जिसका मैं खुद मेंबर रह चुका हूं, वो लोग मर्सनरीज बन के गए। Including Osama bin Laden was brought. Then the third, Taliban from our madrasas were trained, equipped, armed and sent in. The fourth category was mercenaries. I am from the special service group. I know some colleagues of mine who went inside with 50-100 odd people as mercenaries and were fighting the Soviets. मर्सनरीज, देखिए, फौजी देश के लिए लड़ता है, झंडे के लिए लड़ता है। मर्सनरी का कोई देश नहीं होता, कोई झंडा नहीं होता। मर्सनरी सिर्फ पैसे के लिए लड़ता है। मर्सनरी को आज बोलो कि तुम इराक में जाके लड़ो अमेरिकन से, तो पैसा लेके अमेरिकन के खिलाफ लड़ेगा। अगर अमेरिकन उसको पैसा देंगे और बोलेंगे अब तुम जाके इराक के खिलाफ लड़ो, तो इराकी लोगों के खिलाफ लड़ेगा। उसका ईमान सिर्फ पैसा है, उसको ना किसी झंडे से लगाव है, ना किसी मुल्क से लगाव। प्योर कमर्शियल डीलिंग करता है। उसका एक हुनर है, लोगों का कत्ल करने का उसका एक हुनर होता है। किसी लोगों का अलग अलग हुनर होते हैं, उसका हुनर है लोगों का कत्ल करना, और वो पैसा लेकर लोगों का कत्ल करता है। ये मुशर्रफ ने खुद बोला है कि जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले हैं, उसके साथी, मुशर्रफ के संगी साथी, मुशर्रफ खुद कह रहा है कि वो लोगों ने जाके अफगानिस्तान में करा। तो ये पाकिस्तानी फौज का एक किरदार रहा है। एक मैं ये भी कहना चाहता हूं वैभव, अगर हम 1 मिनट और इसके ऊपर लगाएं, थोड़ा सा बताएं कि आपने पाकिस्तानी लोगों का एक माइंडसेट बनाना, एक माइंडसेट बना पाकिस्तानी लोगों का। क्या माइंडसेट था वो? कि आप एक जंगजू कौम हैं, आप एक वॉरियर मार्शल रेस हैं, आप वॉरियर्स हैं बेसिकली। अब वॉरियर का काम क्या होता है? वॉर करना होता है। पर ये कौन सी वॉरियर रेस है जो सारी जगह हार जाती है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। वॉरियर रेस है तो आप जीतें, तो आप जीतें। अच्छा, आप वॉरियर रेस भी हैं, आप जंगजू कौम भी हैं, आप हार भी जाते हैं, आप सरेंडर भी करते हैं, आप जलील भी हो जाते हैं, फिर भी आप वॉरियर रेस हैं। ये तो मुझे समझ में नहीं आता, ये तो समझ के बाहर है। तो ये इनको झूठ बोला गया। मैंने जैसे पहले बोला था वैभव, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, इनको डे 1 से यह बताया गया है कि 711 में मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने राजा दाहिर को हटाया वहां से, उसको मारा, इस्लाम का परचम सिंध में लहराया, और तब से पाकिस्तान का आइडिया एक जन्म लिया वहां पे। पाकिस्तानी को यह नहीं बताया कि जब उसको वापस ले गए थे तो भैंसे की खाल में सिल के, क्योंकि गर्मी में सुकुड़ती है खाल भैंस की या किसी भी जानवर की खाल सुकुड़ती है, जिंदा उसको भैंसे की खाल में उसी के सुल्तान ने उसको वापस अरब कंट्री में वापस बुलाया। उसको जब उसको पता लगा कि उसने क्या यहां पे कांड करे थे, तो बोला कि बेटा तुम वापस आओ जरा, और इसको वैसे वापस मत लाना। वो जनरल था उसका जिसने सिंध में आके राजा दाहिर के साथ लड़ाई करी, उसको भैंसे की खाल में सिल के वापस भेजा था। ये पाकिस्तान का हीरो है। फिर ये अब्दाली गजनवी कौन थे? ये अब्दाली गजनवी वही लोग थे जिन्होंने रेप करा, लूटा आम लोगों को,
और कहां से आए? ये पंजाब के थ्रू आए थे, ये पंजाब के थ्रू आए थे। और उस समय पंजाब में भी मुसलमान थे, तो इन्होंने हिंदुओं को भी काटा, मुसलमानों को भी काटा, हिंदुओं में भी रेप करा, मुसलमानों में भी रेप करा, हिंदुओं को भी लूटा, मुसलमानों को भी लूटा। और पाकिस्तान में ये अब्दाली, गजनवी, ये जितने भी गाजी टाजी, जितने भी ये सब ड्रामेबाज हैं, इनकी वहां पे वो लोग पूजा करते हैं वहां पे पाकिस्तान में। अपनी मिसाइलों का नाम देखिए, अब्दाली, गजनवी। अरे जिस आदमी ने, तुम्हारे बुजुर्ग थे, तुम्हारे बड़े थे आज से कई सौ साल पहले, उनके साथ रेप करा, उनकी कत्ल गारत करी, खून की नदियां बहाई, सरों के पहाड़ बना दिए काट काट के, मतलब फिगरेटिवली स्पीकिंग। वो काम तो खैर तैमूर और चंगेज ने करा था ज्यादा, लेकिन इन लोगों ने भी कम कत्ल गारत नहीं करी। उनको ये हीरोज हैं, मतलब ये सिंड्रोम मुझे समझ में नहीं आता। अफगान गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट करा इसके ऊपर। हैं? अफगान गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट ही नहीं करा। अफगान गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारे हीरोज भी इंपोर्टेड हैं। अफगान गवर्नमेंट ने यह बोला कि जो अब्दाली है, दुर्रानी है, ये जो गजनवी है, ये तो तुम्हारे हैं ही नहीं, तुमने हमारे बंदे चोरी कर लिए। नाम इन्होंने हिंदुस्तान से चोरी करे, ये बाजवा, सेठी, चीमा, चिट्ठा, रंधावा, राठौर, चौहान, ये सब तो इंडिया के नाम है। ये उन्होंने नाम वहां से चोरी करे, हीरोज इन्होंने अफगानिस्तान से चोरी करे। इनका ओरिजिनल, इनको एक मिसाइल, मैं कई बार बोल चुका हूं, आप एक मिसाइल बनाओ, उसके ऊपर लिखो मौला जट। इनकी मिसाइल मौला जट है, एक बड़ी मिसाइल मौला जट, एक छोटी मिसाइल नूरी नत, बस। इनका और कोई हिस्ट्री और कल्चर है ही नहीं। नो पंजाबी मुस्लिम हैज रूल्ड ओवर पंजाब एवर। वो तो महाराजा रंजीत सिंह थे जिन्होंने थोड़ा बहुत रास्ता दिखा दिया, वरना ये तो पिटते ही आए वहां पे। पाकिस्तान का जो एरिया है, इट वॉज महाराजा रंजीत सिंह जिन्होंने तमीज सिखाई इनको कि खाना कैसे है, बैठना कैसे है। महाराजा रंजीत सिंह, अगर वो जितने भी मिसल थे वहां पे, ऑल दी सिख दिस थिंग, यू नो, इफ आई कैन कॉल देम मिनी किंगडम्स, इफ आई कैन कॉल देम दैट्स नॉट द राइट वर्ड, बट ठीक है, मिनी किंगडम, जिनको यूनाइट करके अगर सिख एम्पायर नहीं बनाते तो क्या था? लाहौर वॉज द कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। वापस अगर आप 370 पे आएंगे वैभव, तो 370 का पाकिस्तान में बड़ा मातम मना कि हाय 370 हट गया। 2016 में बुरहान वानी को मारा गया। 2016 में बुरहान वानी को मारा गया। आज की तारीख में बुरहान वानी जब मरा 8 जुलाई को, इस बार 8 जुलाई को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कुछ? बुरहान वानी वॉज लाइक टिश्यू पेपर, इन्होंने हाथ पहुंचे फेंका बुरहान को। इस बार बुरहान को किसी ने याद ही नहीं करा, कश्मीर में याद नहीं करा, पाकिस्तान में याद नहीं करा। सो दैट वॉज द एक्सटेंट ऑफ हिज फेम। पाकिस्तान जब तक निचोड़ सकता था बुरहान को, बुरहान जब निचोड़ सकता था बुरहान के लिए, वो बुरहान भाई, गाने बने भाई बुरहान भाई के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल स्टैंप रिलीज करे गए, बुरहान वानी शहीद। पता नहीं बुरहान वानी ने कौन सा तीर मार दिया, है ना। और मरा इसलिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी, और गर्लफ्रेंड ने चुगली कर दी दूसरे से कि उससे भी मिल रहा है, तुम उससे भी मिल रहा है, तो बुरहान वानी उसमें ट्रैप हो गया। नहीं, वो बुरहान वानी को आपने ऐसा बड़ा हीरो बना दिया, अब हीरो फेंक दिया उन्होंने। तो ये याद आता, इनके ओरिजिनल हीरोज भाई हैं अब्दाली, गजनवी, लुटेरे, डकैत, चोर, ये इनके हीरोज हैं। अब्दुल सलाम इनका हीरो कभी नहीं बनेगा, वो बनेगा नहीं, वो काफिर है ना, ही इज काफिर। हाँ, पेशावर कोर्ट रूम के अंदर मार दिया उसको, बस ठीक है। इनके सारे हीरो ऐसे ही हैं। ये जो वो कौन था? मुमताज़ कादरी के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की, वो जिसको कहते हैं ना कि फूल बरसा रहे हैं उसके ऊपर गुलाब के, लॉयर्स बरसा रहे हैं साहब, काले कोट पहने वाले। ये पढ़े लिखा तबका है पाकिस्तान का, ये लॉयर्स हैं साहब। लॉयर मुमताज़ कादरी को ऐसे वेलकम कर रहे हैं कि बहुत खतरनाक, कोई ज़बरदस्त कोई हीरो होगा। तो जहाँ पे कातिल, राइट, जहाँ पे कातिल, जहाँ पे लुटेरे, जहाँ पे रेपिस्ट, जहाँ पे डकैत कौम के हीरो हों, वो फिर कौम जो है, मुझे लगता है उस कौम को अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कौम किस डगर जा रही है वो कौम को खुद सोचना है। सबसे बड़ी बात, आप मिसाइल इंडिया की तरफ आपको उसका निशाना करना आप ज़रूर करिए, है ना। क्या आपके पास खुद अपने पाकिस्तानी कोई हीरो नहीं है जिनका आप नाम दे सकें? कोई एक भी हीरो नहीं है आपका? आपके हीरो हैं एक्चुअली, पर आप उनको कबूल नहीं करना चाहते। पंजाब की मिट्टी से हीरो कौन निकले हैं? पंजाब की मिट्टी से निकले हैं महाराजा रंजीत सिंह, राइट, शहीद भगत सिंह। पर शदमान चौक को आप भगत सिंह चौराहा कैसे कह सकते हैं? आप नहीं कह सकते भाई, आप नहीं कहेंगे उसको, आप नहीं कहेंगे, आपको मौत आ जाएगी, क्योंकि टू नेशन थ्योरी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है।
वही आपने गंद कश्मीर में डालने की कोशिश करी, वो 370 हट गया, कहानी खत्म हो गई। तो साहब इन कंक्लूजन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। 1 साल कंप्लीट होता है, आज वर्षगांठ है 370 और 35A के एब्रोगेशन की, और जिसके चलते बाजवा साहब को, कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, उनको एक्सटेंशन मिला 3 साल का। भाई इमरान खान सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंशन दिया। तो हम चाहेंगे कि जैसे पाकिस्तान की हीरोज़ हैं गजनवी और घौरी और अब्दाली, वो जैसे घोड़े पे बैठ कर आए थे हिंदुस्तान में, वैसे ही हम चाहते हैं बाजवा साहब भी घोड़े पे बैठ कर आए। घोड़े पे नहीं तो टैंक पे बैठ कर आ जाएं, जिस पे बैठ के आना है, हिंदुस्तान आए तो हम चाहते हैं कि डी चौक से लेकर लाल चौक का सफ़र, वहाँ पे हम एक डिफेंसिव ऑफेंस का बाजवा साहब के ऊपर भी हम एक बना देंगे एपिसोड, बहुत बढ़िया, इट विल गेट मिलियंस ऑफ हिट्स। और हम चाहते हैं साहब कि ये जो पाकिस्तानी कौम को आपने बोल रखा है, वादा करा है ना सब लोगों ने, सारे आर्मी चीफ करते हैं कि इंशाल्लाह एक दिन हम लाल किले पे सब्ज़ परचम लहराएंगे, तो हम इंतज़ार करेंगे आपका सर। आइए, स्वागत है आपका, वी विल वेट फॉर यू। हम भी आपके ऊपर ज़रा फूल बरसाएं, ज़रा आप आइए, ज़रा हिंदुस्तान तो आइए, ज़रा पाकिस्तानी फ़ौज को बोलिए कुछ करे, तगड़े बन जाएं। भी ये बहुत हो गया, ये लश्कर जैश वैश, अब फौजी हैं, आपने कसम खाई है देश की अपनी, तो मजबूत होइए, आइए, स्वागत है आपका हिंदुस्तान में। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी पाकिस्तानी जनरल हैं, और ख़ासतौर से बाजवा साहब, अब उम्र के हिसाब से वज़न भी बढ़ रहा है इनका, कमर माशाल्लाह काफ़ी ठीक ठाक, थोड़ा फिट हो जाएं, जिम में जाएं आप, क्योंकि दिल्ली दूरस्थ, समय लगेगा पहुंचते पहुंचते, तो आप आएँ यहाँ पे, खैर खाएँ हम आपके, और हम हिंदुस्तान से आपके लिए नेक ख्वाहिशात भेजते हैं। आप आएँ यहाँ पे और वी विल वेट फॉर यू सर। वो लाल किले पे जो सब्ज़ परचम आपको लहराना है पाकिस्तान का, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। ज़रूर आइए, गजवा वजवा करिए कुछ, गजवा हिंद, 2020 रेफरेंडम, खालिस्तान, सब ठंडे बैठ गए ये लोग। वैभव, इट्स लाइफ इज़ नो लॉन्गर एक्साइटिंग। एक तो आसिफ गफूर चाप चलेगा, तब से मेरा दिल टूट गया बाइकआउट में, बता रहा हूँ। वो नया वाला पता ही नहीं कि है कि नहीं है, उसका कुछ पता ही नहीं, वो करता ही नहीं कुछ, अंडरग्राउंड ही है सब। हमने ज़्यादा तंग कर दिया क्या गफूर साहब को? आई थिंक वी हैव ट्रबल्ड हिम अ लिटिल टू मच। ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। आज 370 35 से हटा है। धन्यवाद, जय हिंद।